Welcome to Mind Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss most expected question of the IPC, and that is basically for the legal reasoning. तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द आईपीसी. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखो बिकॉज इंपॉर्टेंट है, आईपीसी के पार्ट है. आईपीसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली आती है और उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन करने वाले. बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है. सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, before moving ahead, these are your social media handles. You can follow us on Instagram, you can join on a Facebook, also you can join the Telegram and a WhatsApp group channel, and don't forget to subscribe the YouTube channel so you can get the important videos regarding the law entrance exam. Chalo, if you want to start your preparation, you can just buy the full course, sectional course, or else you can take the mock test and a books or e-books to study. For this, you have to visit manualedu.com/lawentrance, or else you can contact us on a 8828581455. All the links are given in the description. Question now, legal principle. No person shall be convicted of any offense except for a violation of a law in force at the time of commission of the act charges as an offense. तो क्या बोला है कि कोई भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं करना चाहिए फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट मतलब कब करोगे? फॉर अ वियोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ अ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस. मतलब जो लॉ इन्फोर्स्ड है, जो चल रहा है, जो एक्टिव है, उसी के रिगार्डिंग जो अगर कोई क्राइम होता है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट क्राइम, अगर वो लॉ इन्फोर्स्ड है तो ही आप उसको उसके अंडर क्या कर सकते हो? कन्विक्ट प्रूफ कर सकते हो या फिर कन्विक्ट कर सकते हो. सिचुएशन क्या दिया? मिस चांदनी हैड एन अल्टरकेशन विद हिज क्लासमेट इन हर कॉलेज. इन द हिट ऑफ मूवमेंट शी हर्ल्ड अ रेसिस्ट अब्यूज एट हर क्लासमेट एंड हर क्लासमेट वाज डीपली ऑफेंडेड बाय इट. सब कुछ गलत बोल दिया और उसकी वजह से क्लासमेट जो है वो हर्ट हो गई. अब यहां पर मिस चांदनी हैड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट. उन्होंने माफी भी मांग ली. इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अ लॉ पास विद मेड रेसिस्ट अब्यूज पनिशेबल. यहां पे रेसिस्ट अब्यूज पनिशेबल के लिए एक लॉ निकल के आ गया कि जो भी रेसिज्म के ऊपर कुछ भी कमेंट करेगा या फिर उसके ऊपर से कुछ अब्यूजिज्म करेगा तो सिंपली उसको तो पनिश किया जाएगा. अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल एक्ट, शी मूव्ड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू इनिशिएट अ क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट मिस चांदनी फॉर रेसिस्ट अब्यूज. गाइस, इट्स अ कॉमन सेंस कि प्रिंसिपल क्या बोला था? अगर वो लॉ इन्फोर्स्ड है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट क्राइम और दैट एक्शन, तभी आप उसको कन्विक्ट ठहरा सकते हो, अदरवाइज आप उसके खिलाफ कुछ भी केस नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये केस तो वैसे भी नहीं चलेगी. द क्लासमेट्स एप्लीकेशन विल व्हाट, यहाँ पे ये नहीं चलेगी. सिंपल, हमें तो पता है. बट चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए सेज फेल बिकॉज रेसिस्ट अब्यूज वाज नॉट पनिशेबल व्हेन इट वाज हर्ल्ड. यस, ये तभी था क्या? नहीं था. ऑप्शन बी सक्सीड तो नहीं होगा. बिकॉज क्या बोला? देखो, लॉ मेड रेसिस्ट अब्यूज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एंड इट इज अनडिनाएबल कैसे हो सकता है? गलत, प्रिंसिपल तो है ही नहीं ऐसा कुछ. सक्सीड बिकॉज लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल एक्ट्स. ये तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी बोल रहे हैं मतलब. चलो, ऑप्शन डी सेज फेल बिकॉज इट वाज नॉट सीरियस ऑफेंस. मॉरल हो गया. मिस चांदनी हैड ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड फॉर इट. ऑल दीज आर मॉरल थिंग्स. ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट. ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर. नाउ, legal principle given here, nothing is an offense which is done by accident or misfortune. देखो, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है which is done by accident or a misfortune and without any criminal intention or a knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. देखो, अगर कोई भी पर्सन एक क्राइम कर रहा है या फिर कोई ऑफेंस कर रहा है, ऐसा अगर कोई समझ रहा है कि कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए उस क्राइम को प्रूव करने के लिए, मतलब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए. यहां पर वो जो है एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून नहीं होना चाहिए. पहली चीज, ये दो तो नहीं होना चाहिए. वहां पे क्या होना चाहिए? एक तो क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए. अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है. अगर उसको नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रहा है, अगर वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है और उसको नॉलेज नहीं है कि वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, तो वो भी क्राइम नहीं होगा. ये किसके लिए अप्लाई होगा? अनसाउंड माइंड के लिए, माइनर के लिए, बिलो द 7 years ऑफ एज के लिए ये अप्लीकेबल होगा कि उनको तो नॉलेज ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, राइट. तो वो क्या हो जाएगा? वो क्राइम नहीं होगा. बेसिकली यही बोला है कि कोई भी क्राइम नहीं होता अगर वो एक्सीडेंट की वजह से हो, मिसफॉर्चून की वजह से हो, अगर उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, अगर उसमें जो है वो नॉलेज है कि वो जो एक्ट है वो लॉफुल एक्ट है, इन लॉफुल मैनर है एंड विद लॉफुल मींस है, या फिर विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, तो उसको हम क्राइम नहीं बोलेंगे. इनडायरेक्ट वर्जन ऑफ द क्राइम का डेफिनेशन. सिंपल. चलो, फैक्चुअल सिचुएशन क्या बोला?
ए टेक्स अप अ गन, ए ने गन लिया, नॉट नोइंग वेदर इट इज लोडेड और नॉट, उसको पता नहीं है गन लोडेड है कि नहीं है, पॉइंट्स इट प्लेफुली एट अ बी, बी की तरफ मस्ती मजाक में बी की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, एंड पुल्स अ ट्रिगर, यहां पे ट्रिगर दबा दिया, कॉन्सिक्वेंटली बी फॉल डेड, यहां पर बी जो है मर गया। अब देखो एट द फर्स्ट ग्लांस प्राइमा फेसी क्या दिखाई दे रहा है, अरे ये तो क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, सही बात है। चलो देखते हैं अब क्या हुआ। बीज डेथ इज एक्सीडेंटल, यहां पे सब कुछ सही लगेगा बट हमें प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखना होगा। बी बीज डेथ इज एक्सीडेंटल, देखो यहाँ पे बीज डेथ इज एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल तीनों ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे जस्टिफिकेशन को सिर्फ रीड करने से हमें बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगी। ए हैड नो इंटेंशन टू किल अ बी, बात तो सही है, ए हैड नो इंटेंशन टू किल अ बी, चलो एक तरीके से एक टाइम के लिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, ए वॉज जस्ट पॉइंटिंग गन प्लेफुली एट अ बी, नहीं ये मॉरल हो गया, मतलब ए ने तो ऐसे ही गन बी की तरफ किया था, ये हम कोर्ट में तो नहीं बोलेंगे ना, कोर्ट तो ये मानेगा ही नहीं, चलो इसको एलिमिनेट करो। C says, C option says B's death is accidental as A did not have a knowledge that a gun is loaded. Oh my God, यहाँ पे बोला है कि A को जो था ना नॉलेज ही नहीं था कि गन लोडेड है, क्या देखो यहाँ पर नो इंटेंशन बोला है और यहाँ पे नॉट हैव अ नॉलेज बोला है, ठीक है। नीचे आते हैं, B's death is not accidental as there was want of proper care and caution on a part of A. देखो पहली चीज, क्या A माइनर है, नहीं है, ए माइनर नहीं है, मतलब ए जो है मैच्योर पर्सन है, इन शॉर्ट मेजर पर्सन है, वो हैज कंप्लीट कॉन्शियसनेस, कंप्लीट थिंकिंग एंड सेंस उसके पास है, थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ड्यू केयर एंड क्या ड्यू डिलीजेंस होनी चाहिए उसको पता है, क्या केयर एंड कॉशन लेना चाहिए उसको पता है, ही इज अवेयर ऑफ द थिंग्स। बेसिकली फैक्ट में तो यही पता चलता है हमें, क्योंकि फैक्ट में ये कहीं भी नहीं बोला कि ए जो है वो माइनर है या फिर मेजर है, बट वी कैन कंसिडर इट कि इज अ मेजर, माइनर तो हो नहीं सकता बिकॉज फैक्ट टेल्स अबाउट दैट कि बाबा माइनर होगा तो बता देंगे, नहीं बोला मतलब ए तो माइनर नहीं है, इसका मतलब यहां पर ए की इंटेंशन नहीं है, ये कहां से समझ में आता, नहीं समझ में आता है, हम ये प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज यहां पर पॉइंट जो है वो इंटेंशन का तो है बट ये प्रूफ करना डिफिकल्ट है, पहली चीज तो ये चला जाएगा। बी, B's death is accidental as the A did not have any knowledge that a gun is loaded, चलो ठीक है, B की डेथ जो है मतलब जो हुई है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि A को नॉलेज नहीं था, भाई तूने गन उठाई है, गन उठाने के बाद तुझे इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि गन लोडेड होती है कि नहीं होती है वो देख लूं एक बार, वो तो देखना है क्योंकि यू आर अ मेजर पर्सन, यू आर नॉट अनसाउंड माइंड, यू आर नॉट अ माइनर, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ 7 years ओल्ड, लाइक छोटा नहीं है तो छोटा बच्चा नहीं है ना कि अब तेरे को ना समझ में आई ये चीज, तो यहां पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल प्रिंसिपल, causing an effect partly by an act and partly by an omission is an offense। अब देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, पार्टली बाय एन एक्ट मतलब एक्ट आधा एक्ट करना है और आधा ओमिशन करना है, मतलब एक जगह पर आप एक पूरा एक्शन कर भी रहे हो और दूसरी जगह पर आधे वक्त के लिए आप क्या कर रहे हो उसको ओमिट भी कर रहे हो बिकॉज टू डन टू एग्जीक्यूट दैट क्राइम वाला एक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन देखते क्या दिया, ए कन्फाइंड हर डॉटर डी इन अ रूम, यहाँ पे क्या कर दिया, ए ने डी को जो है रूम में बंद कर दिया, उसकी डॉटर है वो, याद रखो ये चीज। ए ऑल्सो डिड नॉट प्रोवाइड एनी फूड टू हर डॉटर, ए ने डी को कोई भी फूड नहीं दिया, कॉन्सिक्वेंटली डी डाइड फॉर अ स्टारवेशन, डी मर गई, डेथ हो गई डी की। अब देखो यहाँ पर ए जो है उसकी मदर है या फिर फादर हो सकता है और डी तो है डॉटर है, वो तो हमें पता है। अब यहाँ पे वो मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी है कि डी इज अ पेरेंट ऑफ दैट, सॉरी ए इज अ पेरेंट ऑफ द डी, तो वो उसका क्यों मर्डर करेगा, तो देयर इज नो इंटेंशन, तो ये सारी मॉरल थिंकिंग है, ये हमें नहीं देखना है, हमें प्रिंसिपल को देखना है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, कॉजिंग एन इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट, अगर कोई इफेक्ट जो है वो आधे एक्ट से और आधे ओमिशन से होता है, कोई क्राइम किया जाता है, दैट इज एन ऑफेंस। चलो ठीक है, पहला तो इसने एक्ट कर दिया, एक्ट क्या कि उसको कन्फाइन कर दिया एक रूम के अंदर, दूसरा उसने ओमिशन किया, व्हाट इज दैट ओमिशन, ही ओमिट टू गिव हर अ फूड, तो ओमिशन भी हो गया, मतलब यहाँ पे एक एक्ट भी है एक ओमिशन भी है। अब इन दोनों की वजह से क्या हो गया, सिंपली इसकी डेथ हो गई, मतलब ये तो ऑफेंस हो गया, प्रिंसिपल तो यही बोलता है ये तो ऑफेंस है। चलो अब देखते हैं, A committed an offense, yes probably the right answer, A committed the offense of the confining D, नहीं confining का सिर्फ offense नहीं हुआ, यहाँ पे तो डेथ भी हुई है तो B eliminate। A committed the offense of not providing the food to B, ये भी गलत है, ये तो मॉरल हो गया, ये भी चला जाएगा। A committed the offense of causing a death of D, क्या यहाँ पर डेथ ऑफ अ डी बोलेंगे
कि सिर्फ नो ऑफेंस बोलेंगे, नो ऑफेंस तो होगा नहीं, बिकॉज नो ऑफेंस होगा नहीं ना, इंटेंशनल नहीं, ये मॉरल हो गया, तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर. The next question, guys, before moving to the next question, subscribe the channel and share this video with your friends, like the video, and don't forget to comment below if there is any query regarding the question, if there is any query regarding the concept, regarding the any point of the IPC और IPC का कोई सेक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है आफ्टर द डिस्कसिंग ओवर हियर, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में बताओ, तो जिससे कि हम लोग आंसर कर पाए. चलो, लीगल प्रिंसिपल, whoever takes any movable thing from a land of any person without that person's consent, he is said to have committed a theft. अब देखो, जब भी थेफ्ट का प्रिंसिपल आपको मिले, थेफ्ट का प्रिंसिपल, थेफ्ट का प्रिंसिपल हो, मर्डर का प्रिंसिपल हो, ये जो प्रिंसिपल लिख रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है, मर्डर प्रिंसिपल हो, ट्रेसपास का प्रिंसिपल है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड का प्रिंसिपल है, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड के बाद एक्सटॉर्शन का प्रिंसिपल आता है, एक्सटॉर्शन का प्रिंसिपल आया, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है, इवन रेप, ठीक है, रेप, होमोसेक्सुअल एक्शंस, होमोसेक्सुअल क्राइम, ठीक है, ये बड़े फेमस है और बड़े मतलब अच्छे भी है और ये पूछे भी जाते हैं, होमोसेक्सुअल क्राइम्स इंपॉर्टेंट. अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, इन प्रिंसिपल्स में हमेशा चेकलिस्ट बनाना मत भूलना. चेकलिस्ट कैसे बनाओगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करोगे. whoever takes away any immovable यानी मूवेबल थिंग, मतलब पहला तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एनी मूवेबल थिंग, मतलब मूवेबल थिंग्स के लिए थेफ्ट एप्लीकेबल होता है, पहली चीज एनी मूवेबल थिंग्स, पहली चेकलिस्ट. दूसरा, फ्रॉम द लैंड ऑफ एनी पर्सन, मतलब वो लैंड जो जगह है वो उस पर्सन की होनी चाहिए, मतलब वो उसके घर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चलो पर्सन लैंड. विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, मतलब यहाँ पे कंसेंट भी होना चाहिए, विदाउट कंसेंट बोला है, नो कंसेंट बोला है, तो नो कंसेंट लिख दो और बॉक्स कर दो. अब देखो आगे, अब फैक्चुअल सिचुएशंस में ये सारे प्रिंसिपल्स को आपको मार्क डाउन करते जाना है. फैक्चुअल सिचुएशन क्या दिया है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू द हाउस ऑफ सी, ए आस्क बी, यहां पर हिज किसके लिए, ए के लिए, ए आस्क बी द सन ऑफ सी, यहां पे सी का सन कौन है, बी है, सी का सन है. अगर यहां पे ऐसे नहीं समझ में आता आपको, तो आप एक बार रफ पेज पर ये लिख लेना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो रफ पेज पे आप ऐसे लिखोगे कि बी इज अ व्हाट, फादर ऑफ सी या फिर मदर ऑफ सी, एंड ए आस्किंग टू हुम, बी, ऐसे लिख लो. देन टू एक्कम्पनी द ए टू द फॉरेस्ट, यहां पर ए ने बी से क्या कहा कि आप जो है मेरे साथ फॉरेस्ट में चलो. अब बी कौन है, सी का सन है. आगे आते हैं, नीदर ए नॉर बी इन्फॉर्म्ड सी, ना ए ने सी को बताया ना बी ने सी को बताया कि हम दोनों फॉरेस्ट में जा रहे हैं. इन दिस रिगार्ड बी एक्कम्पनीड द ए टू द फॉरेस्ट. अब बी ने क्या कर दिया, ए को फॉरेस्ट में लेके गया. आगे देखते हैं, ए हैज कमिटेड अ थेफ्ट, क्या ए ने थेफ्ट कमिट किया, ठीक है. दूसरा, ए हैज नॉट कमिटेड अ थेफ्ट, ठीक है. तीसरा बोलता है ए हैज नॉट कमिटेड अ थेफ्ट टिल बी डिड नॉट एक्कम्पनी हिम. यहां पे बोला है बी डिड नॉट एक्कम्पनी हिम, मतलब जब तक बी उसको एक्कम्पनी ना करे तब तक वो थेफ्ट नहीं होगा. चलो एक जगह पर हम लोग मान लेते हैं कि बी उसको एक्कम्पनी ना करे तब तक ये थेफ्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. चलो, ऑप्शन डी सेज ए हैज कमिटेड द थेफ्ट एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस ऑफ सी, अगर उसने घर में एंटर कर दिया तो वो थेफ्ट हो जाएगा, ठीक है. ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है. अब यहां पे दो चीजें होगी, एक तो थेफ्ट हो सकता है, एक तो थेफ्ट नहीं होगा. पहली चीज, सबसे पहले क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं है, ये तो एक ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन पर्सन को थोड़ी ना कोई थेफ्ट करेगा, वो तो किडनैप या फिर एक्सटॉर्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे थेफ्ट तो होगा ही नहीं, तो पहले ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक गेट्स एलिमिनेट. देखो, चेकलिस्ट का फायदा ये होता है, चेकलिस्ट में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन रीड करने के बाद आपको पहली चीज क्लिक होनी चाहिए कि बी इज द पर्सन, बी इज नॉट अ मूवेबल थिंग, ही इज अ ह्यूमन पर्सन. अगर ह्यूमन है तो वो थेफ्ट नहीं होगा, सिंपल हो गया. चलो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. लीगल प्रिंसिपल क्या दिया है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द आईपीसी. क्वेश्चन के हिसाब से, लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से, एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट डिफेंस को अच्छे से याद कर लो, टॉर्ट में भी आता है, आईपीसी में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फैक्चुअल सिचुएशन है, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल अ बी. मैडनेस, बी टू सेव हिज लाइफ किल्स ए. बी ने क्या कर दिया, किल कर दिया ए को. अब यहां पे ध्यान रखो, यहां पे क्या हुआ है, ए जो है ना लुनेटिक पर्सन है, ठीक है, मतलब पागल इंसान है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, मैडनेस के अंदर मतलब एक इन्फ्लुएंस है, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते इसको, इन्फ्लुएंस बोल सकते हो. अंडर दी लाइक इंटॉक्सिकेशन वाला पार्ट जो है ना, उसको थोड़ा सा ये रिलेट कर जाएगा. तो
वो लुनेटिक फॉर्म में है, अनसाउंड माइंडेड है, उसने उस जो मैडनेस के अंदर जो है ना किल करने का ट्राई किया बी को। अब यहां पर बी के पास प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं, पहला तो ये सवाल आता है। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि यहां पे प्राइवेट डिफेंस की राइट बी के पास होगी या नहीं होगी। इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट चेकलिस्ट होना चाहिए हमारा। अब यहाँ पे चलो पहले तो चेकलिस्ट को चेक करने के पहले हम लोग एक बार ऑप्शंस पे रीड कर ले, क्योंकि ये सिंगल चेकलिस्ट है। तो सिंगल चेकलिस्ट जब भी होती है तो ऑप्शन पे जाओ, या फिर अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। दैट मींस बी विल सक्सीड और नॉट, या फिर प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है, ये पहले देख लो। नहीं तो ऑप्शन में जाके चेक करोगे, आंसर करोगे कि बी विल सक्सीड और पूछा रहेगा प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं, तो आंसर गलत हो जाएगा। नाउ ऑप्शन ए सेज बी हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, बी ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। बी हैज कमिटेड एन ऑफेंस, पहली बात यहाँ पे बी ने ऑफेंस नहीं किया, बिकॉज बी के ऊपर खुद से हमला हो रहा था, मतलब ए हमला कर रहा था, ए उस पर अटैक कर रहा था। इसका मतलब बी के पास प्राइवेट राइट का तो राइट था, प्राइवेट डिफेंस का तो राइट था। तो यहाँ पे ये चेकलिस्ट तो कंप्लीट होती है, यहाँ पर बी गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सेज ए हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस बिकॉज ही वाज अ मैड। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ए ने जो है ना कोई भी ऑफेंस नहीं किया। यहाँ पे ए क्यों ऑफेंस करेगा, वैसे भी ए का तो डेथ हो चुका है, ए को तो मार दिया बी ने, तो सिंपल डी भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बोला है ए हैज कमिटेड एंड ए हैज नॉट कमिटेड, तो दोनों भी एलिमिनेट। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखो समटाइम्स ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं कि आप इजीली एलिमिनेट कर जाते हो, समटाइम्स ऑप्शन ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट देम, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना इन चीजों में। यहां पर भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको रीड कर लो। थेफ्ट में एक्सटॉर्शन वाला, मर्डर वाला प्रिंसिपल, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड का प्रिंसिपल बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत लेंथी प्रिंसिपल्स आते हैं। तो इन लेंथी प्रिंसिपल्स को ना एटलीस्ट 10 से 15 बार रीड कर लो, बिकॉज इतने लेंथी प्रिंसिपल आपको रीड करने के लिए एग्जाम में टाइम वेस्ट होने वाला है। तो उससे पहले उनको रीड कर लो, जिससे कि आप सिर्फ नजर भी घुमा लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड का पूरा पार्ट लिखा हुआ है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सिंपल। There is another kind of question would be here, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो लीगल प्रिंसिपल आ जाए, एक जगह पर आपको प्राइवेट डिफेंस दिया जाए और दूसरी जगह पे आपको कल्पेबल होमिसाइड दिया जाए। दो प्रिंसिपल होंगे, उसके ऊपर बेस्ड एक फैक्ट होगा, तो वहां पे आपको दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। डोंट अप्लाई ओनली द वन प्रिंसिपल, वहां पे दोनों प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो प्रिंसिपल दिए, अब दोनों प्रिंसिपल को देने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ एक प्रिंसिपल पे, तो आपका ध्यान होना चाहिए अपने दोनों प्रिंसिपल रीड किए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल बड़ा है उसको रीड किया या फिर उसको नहीं रीड किया बिकॉज ऑफ दैट लेंथीनेस। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे एक मार्क्स जो है फुकट में जो मार्क्स मिलने वाला है ना वो भी नहीं मिलेगा। इजी क्वेश्चन होता है, इनको ऐसे ही मत लेफ्ट करो, बस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले से रीडिंग करनी है। रीडिंग अगर पहले से भी करते आ रहे हो और अभी अगर रिवाइज करोगे बहुत हेल्प होगा। So this much of the today's video, and this is all about the most important questions of the IPC. So you have to revise this, you have to practice this. So best of luck for the exam. Thank you for watching the video. Share the video, like the video, and do subscribe the channel. Thank you guys.